नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। स्पेशल बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की, क्योंकि मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है, जिसे रोकने के लिए प्रशासन ने एडी चोटी का जोर तक लगा रखा है। महाराष्ट्र के कई जिले कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई हो या फिर महाराष्ट्र के पुणे, जालना, धुले, औरंगाबाद, जलगांव, पिपरी चिंचवड़, मुक्ताईनगर, नासिक, उस्मानाबाद, सातरा, यहाँ पर बड़ी तेजी से संक्रमण फैल रहा है। पुलिस प्रशासन की लगातार कार्रवाई से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन आम जनता के बीच अगर जागरूकता नहीं फैली और हर किसी ने गंभीरता से बीएमसी द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं कि मुंबई में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। आपको बता दें कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई दूसरी बार कोरोना की चपेट में बुरी तरह से आ गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और जिम्मेदार अधिकारियों के आदेशों के बावजूद भी कई जगहों पर बीएमसी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यही वजह है कि हालात नियंत्रण में नहीं आ रहे हैं। मुंबई सहित महाराष्ट्र में भले ही रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा हो, लेकिन लोगों की लापरवाही सरकार के लिए साफ तौर पर मुसीबत बनती जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मुरारी सिंह लाइव जुड़ गए। मुरारी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल मुंबई की स्थिति कैसी है? तो संपर्क में दिक्कत होने के कारण, तकनीकी खामी के चलते आवाज नहीं आ रही। फिर से जुड़ेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि मुंबई में लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और ऐसे में कोरोना की चपेट में महाराष्ट्र के कई जिले भी आ चुके हैं। एक बार फिर से लॉकडाउन लगने के आसार, मुख्यमंत्री की ओर से साफ आदेश दिया गया है। सख्त कार्रवाई लगातार बीएमसी की ओर से भी की जा रही है। तो संवाददाता मुरारी सिंह फिर से जुड़ गए हैं हमारे साथ। मुरारी, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल कोरोना को लेकर मुंबई में क्या कुछ स्थिति है? जी बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दे कोरोना को लेकर के यहाँ पर स्थिति बिगड़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ पर 1200 के आसपास कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पाई गई है, जबकि महाराष्ट्र में आंकड़ा 9000 के पास पहुंच चुका है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस स्थिति में कोरोना का संक्रमण यहाँ पर बढ़ रहा है। मुंबई का मुलुंड, पंतनगर, घाटकोपर, चेंबूर, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में लगातार 120 से लेकर 150 कोरोना पॉजिटिव के केस पाए जा रहे हैं, जो महानगर पालिका सहित बीएमसी के लिए काफी बड़ा सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि स्थिति यहाँ पर पिछले 3 दिनों में कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। जी, कोरोना की वजह से जिस प्रकार से नए मामले सामने आ रहे हैं रोजाना, इतने डॉक्टरों की इस वक्त क्या कुछ स्थिति है, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए हिमांशी, अभी तक इस मामले में आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से मनपा कर्मचारी और मुंबई पुलिस कार्रवाई कर रही है, लगभग लाखों रुपए दंड वसूले गए हैं। कई बियर बार, वाइन शॉप, होटल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक जगहों पर मनपा की तरफ से नकेल कसा जा रहा है, लेकिन आंकड़ा कहीं से कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मुंबई के कई ऐसे लैब है जिन्हें फिर से चालू करने की तैयारी की जा रही है। कई ऐसे कोविड सेंटर है जो बंद हो चुके थे, उनकी भी तैयारी की जा रही है। हालांकि लोगों के यहाँ पर काफी सूझबूझ से जो साथ देना होगा, नहीं तो हालात बिगड़ सकते हैं। क्योंकि पिछले 3 दिन के अगर आंकड़ों की बात करें तो लगभग 400 से 500 पेशेंट का इजाफा हुआ है। जी, जिन जगहों पर लॉकडाउन लगाने की बात की गई थी, बीएमसी की ओर से आदेश दिया गया था, वहां पर नाइट कर्फ्यू जो लगाया गया है, उसकी पालना सही से हो रही है? देखिए, महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, कई जगह पर कर्फ्यू लगा हुआ है। औरंगाबाद की बात करें, सतारा की बात करें, धुले की बात करें, पुणे की बात करें, या फिर सोलापुर में जिस तरीके से पुलिस नाके पे हर चप्पे चौराहे पर तैनात है, लगातार लोगों में जो है कि जागरूकता फैलाई जा रही है कि बड़ी तेजी से दूसरी लहर जो है कोरोना की फैल रही है। लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जहां पर डॉक्टरों की टीम भी पहुंच चुकी है, ताकि किस तरीके से कोरोना संक्रमण पाए जा रहे हैं, क्या उसमें सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, इन पर भी रिसर्च किया जाए ताकि जल्द से जल्द इसे रोकथाम किया जाए। जी, कोरोना वैक्सीन के बारे में भी आपसे जानकारी चाहेंगे।
क्या कोरोना वैक्सीन वहां पर पहुंचाई जा रही है सरकार की ओर से? क्योंकि वहां पर सवाल ये उठाया जा रहा था कि जितनी कोरोना वैक्सीन चाहिए वहां पर नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग से जानकारी मिली है, उनका कहना है कि जो प्रोटोकॉल के तहत टीकाकरण करना था, उस प्रोटोकॉल के तहत बड़ी तेजी के साथ जो है टीकाकरण का काम चल रहा है। मुंबई हो या फिर महाराष्ट्र के अन्य जिले हो, जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा पेशेंट थे, वहां पर प्रथम प्रायोरिटी के साथ जो है कि वहां पर टीकाकरण का अभियान किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर लोग टीकाकरण ले रहे हैं। लेकिन वही डॉक्टरों का माने कि जब तक ये टीकाकरण सही तरीके से सब लोगों तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जो है कि सैनिटाइज का इस्तेमाल करें। हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि पिछले 15 दिन की अगर बात करें तो मुंबई की लोकल चालू होने के बाद जो स्थिति, जो हालात बने हैं, वो काफी खराब हो चुके हैं। जी, शुक्रिया मुरारी, ज्यादा जानकारी देने के लिए। और हमारे साथ बीजेपी से उमेद सिंह जुड़ गए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले स्वागत है आपका उमेद जी। धन्यवाद मैडम, आपका भी। जी, महाराष्ट्र में, मुंबई में कोरोना फिर से पैर पसार रहा है और लॉकडाउन की स्थिति एक बार फिर से बन रही है। क्या लगता है, इस पे आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। आखिर क्यों कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, और अगर मामले बढ़ रहे हैं तो महाराष्ट्र सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा पहुंचाई जाए, तो सरकार की ओर से वो कब पहुंचाई जा रही है? वैक्सीन, देखिए, वैक्सीन के लिए पूरी व्यवस्था है और पूरी तरह से हर जगह पहुंच रही है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई है महाराष्ट्र में, दिक्कतें हैं थोड़ा सा भीड़ भाड़ की, क्राउड ज्यादा है और वहाँ मजबूरियां भी हैं। दोनों चीज, ऐसा नहीं कि केवल किसी के ऊपर कुछ थोपा जा सकता है, कोई जानबूझ के तो नहीं होता है और मैं ऐसा कह भी नहीं सकता। ये एक महामारी है, पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में दिक्कतें खड़ी हुई थी और ये भारत के प्रधानमंत्री और यहाँ का मैनेजमेंट इस तरह से कंट्रोल किया कि जो कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय भी बना और वैक्सीन भी तैयार करके आज कम से कम 20 देशों को जो है मदद की है। ये बहुत बड़ी बात है। महाराष्ट्र में जगह की कमी, भीड़, क्राउड ज्यादा होती है। एक एक कमरे में 5-5, 10-10 लोग रहते हैं, बिल्डिंग में हजारों लोगों की संख्या होती है, तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग हो नहीं पाती और सोशल डिस्टेंसिंग ही एक इसका मेन चीज है बचाव के लिए, कि जो फैले ना, मेन चीज है वहाँ पे फैलना। वहाँ पे कई जगह जहाँ पे गोरेगांव ले लीजिए, इधर से जो है आपका इस एरिया में आप बसई और ये विरार और इधर पूरा बहुत बड़ी भीड़ भाड़ की एरिया है। तो आप ये कुमारबाड़ा, धारावी, ये सब पूरा जो है, पूरा धारावी सबसे ज्यादा संक्रमित थे स्टार्टिंग से। तो वहाँ दिक्कत मैडम इसकी हो रही है, तो वहाँ भी इसका प्रयास करना चाहिए जितना ज्यादा से ज्यादा जो है बीएमसी जो है वहाँ पे व्यवस्था देखे और थोड़ा सा लोग भी जागरूक हों। जनता से भी अपील है कि जनता खुद भी जागरूक हो, केवल सरकार के ही भरोसे न रह करके जनता अपनी दूरी जो है बनाए रखे। और ये पूरे देश के लिए जरूरी है। अभी पूरे देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने, सभी लोग बार बार, आप लोग भी पूरी तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि पूरी तरह से जनता जो है अभी जागरूक रहे और मास्क लगा के चले, सोशल डिस्टेंसिंग बना के चले, ये मस्ट है। और बाकी दवा चल रही है, लग रही है, डेली रात दिन चल रहा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी व्यवस्था, अच्छी तेजी से भारत में लग रहा है, व्यवस्था है। लेकिन अपने आप को संभालना है। 136 करोड़ लोग हैं, इसको ध्यान में रखें कि एक दिन में या एक हफ्ते में नहीं हो सकता है, उसके लिए टाइम तो लगना ही लगना है। लेकिन बहुत अच्छा चल रहा है, अपने आप थोड़ा सा संभाल के चलें, अपने आप बचने की जरूरत है इसमें मैडम जी। मेरे साथ अमित तावरे जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्वागत है अमित जी आपका। महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है, सिर्फ और सिर्फ जनता की लापरवाही के कारण बढ़ रहे हैं या कहीं ना कहीं प्रशासन से भी चूक हुई है? देखिए, चूंकि ये एक पिछले साल एक महामारी जो आई, जिससे पूरी दुनिया कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है, और मुझे लगता है कि इसमें सरकार के साथ साथ लोगों की भागीदारी भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखें कि किस तरीके से, चाहे सबसे अच्छा राष्ट्र कहलाने वाला, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की आज हम स्थिति देख रहे हैं क्या है। तो इसमें जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा, और मुझे लगता है कि मैं तो अपने आप से शुरुआत करना चाहूँगा। मैं अपने आप को ये कहना चाहूँगा कि भाई इसमें कोरोना जो है, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें,
मास्क लगा कर रखें। और जो अभी वैक्सीन का जो हमारे यहाँ कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद हल्की फुल्की कहीं जनता के मन में इसका जो एक डर कहें या बीमारी के जो माहौल है वो एक कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं मास्क का या सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो खत्म होती जा रही थी, तो उसके कारण ये जो मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा आपने एक मामला उठाया है, आपको धन्यवाद भी देना चाहूँगा मैं एनबी न्यूज़ को। कहीं ना कहीं जब तक एक अंतिम व्यक्ति तक भी यदि ये बीमारी है कोरोना की, तो हमें ध्यान रखना होगा कि जब तक एक सिंगल व्यक्ति भी बचा होगा तब तक हमको मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग लगातार करना होगा, जब ही हम इस बीमारी पर जीत हासिल कर सकते हैं। ठीक है अमित जी, हम भी यही जनता से कह रहे हैं कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, एक एक करके फिर से सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क जरूर लगाना है, हैंड सैनिटाइजर को अपने पास रखना है। लगातार ये अपील एएनबी न्यूज़ भी जनता से कर रहा है। अमित जी, फिलहाल महाराष्ट्र सरकार की ओर से ये कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन केंद्र की ओर से और ज्यादा पहुंचाई जाए क्योंकि जरूरत ज्यादा है। निश्चित तौर पे महाराष्ट्र जो है वो हमारे देश का ऐसा प्रदेश है। हम मुंबई की बात कर लें तो वहाँ हजारों लाखों की संख्या में लोग जो है वो अपना कैरियर बनाने के लिए आते हैं, अपना व्यापार करने के लिए आते हैं। आर्थिक राजधानी के रूप में मुंबई को जाना जाता है और मुंबई जो है वो देश ही नहीं पूरा विदेश का एक महत्वपूर्ण स्थान है। व्यापार की बात कर लें, चाहे फिल्म जगत की बात कर लें, हजारों लाखों युवा अपने सपने लेकर मुंबई में आते हैं, संघर्ष करते हैं। कहीं ना कहीं ज़रूरत है क्योंकि सभी जगह से लोग जो हैं वो महाराष्ट्र में आते हैं और यदि मुख्यमंत्री जी ने ये मांग की है तो मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम मुख्यमंत्री जी की मांग को ध्यान में रखकर जल्द से जल्द जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महाराष्ट्र पहुँचानी चाहिए। सिंह जी, अगर महाराष्ट्र सरकार की ओर से मांग की जा रही है कि लगातार वैक्सीन उन तक पूरी मात्रा में नहीं पहुंच रही है या फिर उन्हें जितनी ज़रूरत है, क्योंकि तमाम राज्यों की बात करें, कई राज्य ऐसे जहां पर कोरोना को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया गया है, बहुत कम मामले सामने आ रहे हैं। भारत ने यहां पर अपना दम तो दिखाया है, बाकी के देशों की अगर बात करें तो भारत ने बहुत बेहतरीन तरीके से कोरोना को मात दी है। ऐसे में बहुत से ऐसे राज्य के जहां पर कोरोना वैक्सीन की ज़रूरत कम है एज कम्पेयर टू मुंबई, तो मुंबई में वो वैक्सीन भेजी जानी चाहिए। निश्चित तौर पे मैं आपसे एकदम आपके एबीएन चैनल की तरह के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, पूरा देश सुन रहा है। ये कभी किसी हालत में किसी भी स्टेट के लिए अलग जो है कोई वो दिक्कत नहीं होना है। वैक्सीन की तरफ से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी पूरी तरह से तत्पर है और पूरी तरह से जितनी जरूरत होगी, जितनी आवश्यकता होगी महाराष्ट्र को, उतनी वैक्सीन वहां पहुंचेगी। निश्चित तौर पे वहां के मुख्यमंत्री बिल्कुल निश्चित रहे, क्योंकि यहाँ से प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा दिल है, बहुत अच्छा विचार है और पूरी तरह से पूरी व्यवस्था पूरे देश के लिए है, केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं, पूरे देश के लिए है। और फिर भी मैं इतना निवेदन करूंगा पूरे भारत की जनता से, आपके एबीएन चैनल के माध्यम से, कि वो लोग अपना जो है ये ध्यान रखें, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग। टोकना चाहूंगी एएनबी न्यूज़ चैनल, न्यूज़ चैनल, जी 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 जी। तो ये प्लीज ये जो है ये निवेदन है जो है पूरी जनता से कि इसको जो है ये ध्यान रखें, ये सबसे जरूरी है। यही एक इसको महामारी को रोकने का यही सबसे बड़ा उपाय है और वैक्सीन की कोई कमी नहीं होगी। आज देश में ही नहीं, आज पूरा विदेशों में कई देश हमारे ऊपर निर्भर हो गए हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री और जो भारत सरकार की टीम ने इस तरह से किया है वो पूरी दुनिया में इसकी सराहना हो रही है। तो किसी हालात में महाराष्ट्र नहीं, किसी भी प्रदेश में एक लास्ट बच्चे तक वैक्सीन पहुंचेगी, ये निश्चित है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। ठीक है। एक और कोरोना के बाद देश जो है आर्थिक मंदी की मार अभी तक झेल रहा है। कहीं ना कहीं इसके चलते ही देश के विकास के लिए पेट्रोल डीजल पर इतना टैक्स लगाया गया सरकार की ओर से कि गरीब जनता उसकी मार झेल रही है, गरीब जनता परेशान है। दूसरी ओर अब महाविकास अघाड़ी सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि इस तरीके से मामले बढ़े तो लॉकडाउन करना पड़ सकता है और मुंबई देश की आर्थिक राजधानी कहें तो ऐसे में सबसे बड़ा खतरा इस वक्त मुंबई में ही है, क्योंकि वो अगर बंद हो जाती है तो और बड़ा नुकसान हो जाएगा भारत देश को। नहीं, मुंबई क्यों बंद हो जाएगी? मुंबई बंद नहीं होगी। मुंबई हमारे देश की आर्थिक राजधानी है
और सबसे बड़ा व्यापार है महाराष्ट्र में। और हमारे यहाँ शायद आपको ये भी आपको तो पता होगा, इसका 60% तो रेवेन्यू जो है वो महाराष्ट्र से आता है भारत में। तो आप भारत के लिए तो आप पूरे देश को तो ये जो है महाराष्ट्र कभी बंद नहीं होने वाला है, और वो बिल्कुल एकदम निश्चिंत और रहे। और वहाँ पे कारोबार सारा महाराष्ट्र से, बहुत अच्छा कारोबार महाराष्ट्र से होता है। तो महाराष्ट्र से किसी तरह से कोई कमी नहीं होना। रही बात पेट्रोल और डीजल की, डीजल और पेट्रोल की जो है वो केवल इंटरनल, केवल देश के भारत की ही बस की नहीं है, वो बाहर से भी जो हमारा क्रूड ऑयल कच्चा तेल आ रहा है वो काफी अच्छा रेट उसका भी काफी तेजी से उसका भी बढ़ा हुआ है। वो उसके आधार पे जो है वैट और ये टैक्स तो लगेंगे, टैक्स लगेंगे। स्टेट टैक्स लगाते हैं, स्टेट अपना अपना स्टेटों में अगर कहीं पे वो है तो अपना टैक्स में राहत दे सकते हैं, वैट में अपने राहत दे सकते हैं जनता को। ये अलग अलग प्रावधान है, हर स्टेट का अलग अलग है। भारत सरकार का एक टैक्स है, उसके बाद फिर स्टेट का टैक्स है। तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कर सकने में और करने में दोनों में अंतर है। एक तरफ करना है और एक तरफ ये भी देखना है कि पूरी पूरी उसको जिम्मेदारी से इसका खर्च भी प्रदेश का या देश का चलाना है, वो भी इसी से आता है, ये सब तो टैक्स से ही आता है, उसी से सारी व्यवस्था की जा रही है। अगर कोई चीज ये वैक्सीन या ये वो आप देख रहे हैं, इस तरह से महामारी इतनी बड़ी बड़ी संकट आया है देश के ऊपर, वो सब टैक्स से ही हो रहा है। हाँ, उस पर जितना कंट्रोल, अगर वहाँ का रेट थोड़ा घटता है तो यहाँ से भी रेट डाउन होगा, ये निश्चित है। और इसके लिए हमारे धर्मेंद्र प्रधान जो है पेट्रोलियम मंत्री जी ने अभी 3 दिन पहले कहा भी है कि मैं इसके ऊपर पूरा ध्यान है और पूरी कोशिश करूंगा कि इसको मैं नीचे किसी न किसी तरह से नीचे ले आऊं, रेट इसका घटे। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे कि आप भी कह रहे हैं, साथ ही अमित जी भी कह रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, जिसके चलते ऐसा हो रहा है। किसान आंदोलन को 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, काफी किसान बॉर्डर पर हैं और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में किसान आंदोलन का समाधान क्यों नहीं किया जा रहा जल्द से जल्द? किसान आंदोलन के समाधान के लिए डे फर्स्ट से अनुरोध किया जा रहा है और आज फिर पूरे भारत के किसानों से अनुरोध कर रहा हूं कि वो इस हट धर्मी को छोड़ें, सरकार का साथ दें, सरकार पर भरोसा रखें, उसके फायदे को नुकसान को देखें पहले। केवल बिना किसी नुकसान और फायदे को देखें और हम केवल नुकसान की तरफ एक माइंड मेकअप कर लें तो देश का विकास नहीं हो पाएगा। देश के विकास, किसानों के विकास करने के लिए, उनके एक अच्छे ऊंचाई पे ले जाने के लिए, उनकी आय दोगुनी करने के लिए, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने वादा किया था जनता से और जनता ने उनको सीट पे बैठाया था प्रधानमंत्री के पद पर, तो वो उस वादे को पूरा करने के लिए इस जो पुराने चले आ रहे थे उसमें उनको बदलाव करना जरूरी था। बदलाव नहीं करेंगे तो किसानों का बदलाव होने वाला नहीं है। जो 50 साल से चल रहा था वही चलता। तो आज उस बदलाव के लिए कानून में भी बदलाव लाना जरूरी पड़ रहा है। आज जिस को लेके परेशान है जनता, में कंफ्यूजन हुई है किसानों में, वो बार बार कहा जा रहा है कि उनसे जो कोई उनको जरा सा भी बरगलाने की कोशिश करे या खुद अपनी आत्मीयता से सोचें कि जब जी क्यों नहीं मान रहे आखिर किसान? अगर आप उनके फायदे की बात कर रहे हैं तो किसान उसे समझ क्यों नहीं पा रहे? कौन बरगला रहा है? बता रहा हूं और अनुरोध कर रहा हूं किसानों से, एक एक किसान के बच्चे से कि कम से कम ये देखें कि उनको एक मार्केट जो बनी है उसको हटाया नहीं जा रहा है। अगर किसी ने कोई गलत फहमी पैदा कर रहा है तो उससे पूछें कि कैसे आपको है कि वो हट रहा है, तो वो हटाया नहीं जा रहा है, वो मार्केट सेम चलेगी। उसके बाद एक विकल्प और दे दिया जा रहा है जो ओपन मार्केट दिया जा रहा है। तो ओपन मार्केट देने से तो इनका हर हालत में फायदा है। ये बच्चे को समझना चाहिए। अगर कोई उनको गलत फहमी पैदा करता है तो उनसे क्वेश्चन करें कि ओपन मार्केट में नुकसान क्या है। तो किस तरह से दोनों में फायदा है। एक विकल्प था जो एक मजबूरी थी, एक ही आड़त होती। किसानों को बरगलाया जा रहा है। सवाल मेरा यह है कि आपको क्या लगता है कौन किसानों को बरगला रहा है? क्यों किसान आपकी बात नहीं समझ रहे हैं? बरगलाने वाले कौन हो सकते हैं? केवल विपक्ष में जो हताश, निराश, मजबूर होते हैं वही, चाहे वो कोई भी हो, और वो वही करता है। जो हताश, निराश, मजबूर होता है वो हर हालत में गलत तरीके का सहारा लेता है।
तो जब सही तरीके से आ करके तुम सही तरीके से चल करके और 50 साल तक में कुछ नहीं हुआ, तो अब एक दूसरा सरकार आई है, दूसरे को जनता ने चुना है, इसीलिए आपको हटाया, तो अब उनको भी देखो ना, क्यों गलत गलत बयानबाजी कर रहे हो? बयानबाजी करना है तो पार्लियामेंट में करो। सबके जनता ने सदस्य चुनकर भेजा है, विपक्ष भी भेजा है, और उनका काम है कि अगर कोई चीज गलत हो रहा है तो वो पार्लियामेंट में बोलें। पार्लियामेंट में जगह है। किसानों के लिए वार्ता करने से ही फायदा है, उसका निर्णय आना है। तो जब किसान वार्तालाप नहीं करेगा, वार्ता चल रहा था 11 बार हुआ और बैठकों में एक अच्छी रास्ता निकल रहा था, बार बार हर उसमें एक न एक चीज आया और उसको जो है स्वीकार भी किया सरकार ने भी। और केवल बस एक चीज की मीटिंग के बाद जो चीज निकल के आ जाता है कि मीटिंग खत्म हुई और वार्तालाप अगली डेट रखी गई, निकलने के बाद बयान आ जाता था अनाप शनाप कि वो तो इन तीनों को कैंसिल करने के अलावा कोई चारा नहीं है, बस फिर वहीं का वहीं रुक जाता है। ये गलत है, यही नहीं समझ में आ रहा है कि कौन और क्यों करवाते हैं और कौन करता है, तो इसको समझना जरूरी है। और बार बार अनुरोध, मैं फिर अनुरोध कर रहा हूँ कि इसको समझें, सोचें। बहुत बड़ा नुकसान पूरे देश का हो रहा है और जो नुकसान हो रहा है वो हमारा ही नुकसान हो रहा है, किसानों अमित का सिंह ही। जी, ठीक है, अमित जी से जवाब ले लेते हैं। अमित जी, जवाब दीजिए, किसान आंदोलन के समाधान में सबका फायदा है, तो फिर समाधान होने क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि विपक्ष नहीं होने दे रहा, यही आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, झूठ बोलने वाले लोग हैं, ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो लगातार झूठ बोलते हैं। मैं तो हमेशा से सभी चैनलों पे कहता हूँ, आपके चैनल में भी कहा है, इनकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, यदि इनको लगता है कि हम लोग बरगला रहे हैं तो देश के हर एक कांग्रेसी को ये लोग जेल में डाल दें। और उसके बाद यदि इनको एक भी किसान ऐसा मिलता है जिनको कृषि कानून पे भरोसा नहीं है तो उसके साथ बैठें बात करें। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि पहली ऐसी सरकार आई है कि ना किसानों को भरोसा है, ना देश के युवाओं को भरोसा है, बेरोजगारी की हालत क्या है। आखिर क्यों अभी कानून तो, कृषि कानून तो अभी आया है, आखिर क्यों 1 साल पहले ही इनके खास औद्योगिक मित्रों के बड़े बड़े स्टोरेज बन गए थे? कानून तो ये अभी लाए। सब प्री प्लान था ये सालों से कि हमको ऐसा करना है। और प्राइवेटाइजेशन के बाद क्या स्थिति होनी है आप देख लीजिए। पेट्रोल डीजल की बात ये लोग कर रहे हैं कि जब विदेश में कम हो जाएगा तो हो जाएगा, इनको यही जानकारी नहीं है कि वहां से कितने रुपए में आ रहा है और कितने। जी, आप कह रहे हैं कि प्री प्लान था बीजेपी की ओर से और प्री प्लान करके बीजेपी लेकर आई है इन कानूनों को। और जब कोई कानून बीजेपी की ओर से लाया जाता है, प्री प्लान लेकर आए, तो आप लोग ये आरोप लगाते हैं कि प्री प्लान है। और अगर कोई वैसे ही ले आया जाए जिसमें कोई ना कोई कमी सामने आ जाए बाद में, तो आप कहते हैं कि पहले सरकार ने तैयारी नहीं की, कई सालों तक तैयारी करनी चाहिए थी, उसके बाद लेकर आना चाहिए था। चाहे बात करें सीएए की, तो जब सीएए लेकर आया जाए तो उसके बाद विपक्ष की ओर से यही चाहा जा विपक्ष ने यही आरोप लगाया था बीजेपी सरकार के ऊपर कि सोच समझ के नहीं लेकर आई सीएए विपक्ष बीजेपी। तो फिर ऐसे में अब कृषि कानूनों के पहले से तैयार हो गए, तो दोनों तरफा बात विपक्ष यहाँ पर करता हुआ दिखाई दे रहा है कि पहले से सोचकर कानून को लाना है या फिर बिना सोचे समझे लाना है। आप बहुत ही समझदार पत्रकार हैं, युवा पत्रकार हैं और बहुत अच्छा पत्रकार मैं आपको मानता हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आखिर कैसे अंबानी और अडानी को इस कानून की 1 साल पहले भनक लग गई थी कि उन्होंने अन्न के बड़े बड़े भंडारण के लिए अपने स्टोरेज बना लिए। पूछिए जरा इनसे कैसे बन गए, क्यों बन गए। पेट्रोल डीजल की हम बात करते हैं तो सरकार कहती है ये तो भाई कंपनियों के हवाले है। अरे भाई कंपनी है तो सरकार क्या कर रही है? ऐसे तो प्राइवेट कंपनी है 500 रुपये पर लीटर कर देगी तो सरकार क्या करेगी? क्यों इन्होंने चुनावों में कहा था कि हम सस्ता महंगाई को कम कर देंगे? झूठ बोलो, लगातार बोलो, बोलते रहो और आंख में मिलाकर बोलो, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। इसलिए चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, जवान हो, सबका इस सरकार से भरोसा उठ चुका है। कोई भी इनकी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। को चाहिए होगा। उमेद सिंह जी, जवाब दीजिए। फिलहाल सवाल यहाँ पर यह है कि आप लोगों को जिनसे चर्चा करनी चाहिए थी, यानी कि किसानों से, जिनके लिए कानून लेकर आ रहे चर्चा उन्हीं से की जानी चाहिए थी, तो किसानों से तो आपने चर्चा की नहीं, लेकिन आपने पहले ही अंबानी और अडानी से चर्चा कर ली। 1 साल पहले उन्होंने बना लिया, तैयारी कर ली। हिमांशी जी, मुझे थोड़ा सा हंसी आती है और इस तरह का जवाब कि जिसका कोई जड़ पेड़ ना हो और जानकारी ना हो, ऐसे जवाब दे करके मैं क्या करूं इनका।
ये आप देखिए कि कम से कम आज ये सरकार 7 साल हुई है, आई है माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार। और अदानी और अंबानी और इनका जो भी जिसको भी ये लेके चलते हो, जिससे भी इनको तकलीफ हो, उनका बिजनेस देखें कि वो एक दिन में नहीं तैयार हुआ है। ये बिजनेस किसके टाइम का है, कब का है, कैसे है। और इन्हीं अदानी जी का एयरपोर्ट के लिए, इनके लिए, बिजनेस के लिए पूरा राजस्थान सरकार कांग्रेस की थी, भारत सरकार कांग्रेस की थी। कितनी बार इनवाइट किए और कितने कॉन्ट्रैक्ट इनको दिए, बिना कॉन्ट्रैक्ट दिए कौन था इससे पहले 2014 से हम मान लेते हैं कि भाजपा की सरकार आई माननीय नरेंद्र मोदी जी की। इससे पहले जितना इन कंपनियों को के पास काम है, इतने सालों से कंपनियां, आज 340 साल 50 साल से कंपनियां उठी हैं, वो किसके टाइम पे उठी है और कैसे यहाँ तक पहुंची हैं। तो ये सब एक जलसी भावना, गलत बेतुका कंफ्यूजन करने वाली चीजें अगर पैदा करें, उसकी बिना जानकारी के, बिना जड़ पेड़ का, उन बातों का जवाब दे के टाइम क्यों वेस्ट करें। रही बात जनता कोई विश्वास नहीं है, बताइए कि एक मजाक है। आपके चैनल पे बैठ करके करोड़ों लोग सुनते हैं, आपका एक सम्मानित चैनल है, और आप ही बताइए कि आप भी जान रहे हैं, पूरा देश सुन रहा है। ऐसे में देश के नवयुवकों का भी, किसानों का भी, दलितों का भी, मजदूरों का भी विश्वास इन लोगों से हटता जा रहा है, इसी तरह झूठ के पुलिंदों से। जी जवाब दीजिए। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या आपकी सरकार यानी कि राजस्थान की सरकार अंबानी या अडानी के साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रही? देखिए, ये जो बात कर रहे हैं हाथ परियास जानकारी की, इनसे पूछिए जरा। अभी बोल रहे थे पेट्रोल डीजल कम हो जाएगा तो यहाँ भी सस्ता हो जाएगा। इनको तो यही जानकारी नहीं होगी कि कितने % एक्साइज ड्यूटी और टैक्स ले रही। पूछिए जरा इनसे, मेरे विद्वान मित्र जो हैं, इनसे पूछिए कि भारत सरकार और राज्य सरकार, मध्य प्रदेश में जहाँ से बात कर रहा हूँ मैं, सबसे ज्यादा टैक्स ले रही है यहाँ पे पूरे देश में। पूछिए जरा शिवराज सिंह जी से कितना टैक्स ले रही है। जब से ये लोग आए 800% एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। और रही बात ये चुनावों की बात कर रहे हैं, जनता ने जिताया। अरे भाई, चुनाव तो हिटलर भी जीतते थे, लेकिन बाद में क्या हासिल करा उन्होंने, उनके देश का ये पूरी दुनिया को मालूम है। और चुनाव जीतने की बात तो हमको भी 60 साल जनता ने मौका दिया है। ये 60 साल गेट के बाहर बैठे रहते थे इनके नेता। लेकिन कभी भी अभिमान नहीं होना चाहिए चुनाव जीतने पे। असली जिम्मेदारी और लोकतंत्र की रक्षा जो है वो चुनाव जीतने के बाद शुरू होती है। जनता की सेवा, जनता के लिए जो वादे आपने किए थे, चाहे 15 लाख की बात कर लें, चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात कर लें, काले धन की बात कर लें। काले धन बताइए कितना ले आए लोग विदेश से। यहाँ पर आपने सवाल जरूर पूछ लिया, सवाल तो बहुत पूछे जा रहे हैं लेकिन जवाब ठीक से नहीं दिया जा रहा है। चाहे आपकी बात कर लूं, चाहे उमेद सिंह की बात कर लूं, फिलहाल समय का अभाव है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुद्दा एक ही है फिलहाल कि किसान आंदोलन का समाधान कब होगा। दूसरी ओर कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, तो किसान आंदोलन के दौरान काफी किसान बैठे हैं बॉर्डर पर, तो उनका समाधान क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि कोरोना को रोका जाए। तो ऐसे में किसान आंदोलन का समाधान होना सबसे पहले बहुत जरूरी है, तो उस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे ANB न्यूज। नमस्कार।